नमस्कार। आइए अब आपकी कुंडली को हम धनु लगन से देखने का प्रयास करते हैं। पुराने समय में जो लोग टेवा बनता था, जो पंडित लोग टेवा बनाते थे, उनको जो समय काल दिया जाता था वो उसके अनुसार कुंडली को बनाते थे। आपने जो समय दिया उसके हिसाब से उन्होंने कुंडली को बना दिया। जो मैनुअल रूप से पहले लोग बाग करते थे उसमें कैलकुलेशन में कमी होती थी, डिफरेंस आता था। साथ ही साथ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का यूज़ इसलिए होने लगा जिससे ज़्यादा करेक्ट होना शुरू हो जाए, इसलिए वो मैनुअल स्थितियां बंद हो गई और दूसरी वाली शुरू हो गई। चलिए अब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए लगन की स्थितियां 1:01 पर आ रही है वृश्चिक और 1:03 पर आ रही है धनु। अधिकतर डॉक्टर जिस समय को हमें देते हैं, शास्त्र के अनुसार जन्म का समय वो लेना चाहिए जो नाल कटने का समय होता है। बच्चा माता के गर्भ से बाहर आया, नाल काटते ही जैसे ही बच्चा अलग हुआ माता से, वो समय नोट किया जाता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको भविष्य में इन सब चीज़ों की जानकारी रहे। प्रेडिक्शन तो मैं इसकी वृश्चिक से भी कर चुका हूँ और प्रेडिक्शन अब मैं इसकी धनु से भी करूँगा। आइए आपकी कुंडली को देखते हैं। धनु लगन बृहस्पति का लगन है, 0 डिग्री का लगन है। जब लगन 0 डिग्री का होता है या कोई ग्रह कुंडली में 0 डिग्री का हो तो वो अच्छा नहीं होता। अच्छा किस सेंस में नहीं होता है कि ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एफर्ट से प्राप्त होती हैं। आप ये समझिएगा 30 डिग्री का कोई ग्रह, 30 डिग्री का कोई लगन हो और वो 0 डिग्री पे हो, यानी 0 का मतलब है इस कोने पे पड़ा हुआ है बस, अभी पूरा का पूरा भाव एक ये होता है 30 डिग्री का, और प्लेनेट कहाँ है, वो यहाँ पड़ा हुआ है सिर्फ। तो एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे निकलने के लिए, दुनिया में सामने आने के लिए, दुनिया में अपने आप को साबित करने के लिए। 9 नंबर एक पृष्ठोदय राशि का लगन होता है। धीरे जीवन में डिले, देरी से उदय होता है इन लोगों का। लगन का मालिक बृहस्पति नीच का होके वक्री है, दूसरे घर में चंद्रमा के साथ अष्टमेश होके है। व्यक्ति परिवारवादी है, व्यक्ति कुटुंबवादी है, व्यक्ति परिवार से स्नेह करने वाला होता है। लेकिन जब लगन 0 डिग्री का और लग्नेश भी नीच का हो तो फिर से वही बात कि धन स्थान में नीच का ग्रह धन का कारक हो तो धन कमाने में काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। चंद्रमा उसके साथ है तो पैतृक रूप से संपत्ति का सहयोग मिलता है, परिवार वाले सहयोग देते हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस होता है जिसमें व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के हिस्से मिल जाते हैं। तो गुरु चंद्रमा का ये योग जातक को जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था देने वाला बनाता है, क्योंकि वो चतुर्थेश भी है और दूसरे और चौथे घर से राशि परिवर्तन हो रहा है शनि के साथ। तो शनि और बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे और चौथे घर के मालिक। दूसरा घर भूमि जो है कुटुंब, धन, पैसा, वाणी। चौथा घर भूमि, जमीन, ज़्यादा सुख साधन के लिए जाना जाता है। जब शनि जैसा ग्रह प्राप्त तो इसको कहें परिवार से संपत्ति मिलती है, परिवार से सहयोग मिलेगा, परिवार से धन मिलेगा, पारिवारिक रूप से भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख मिलेगा। यानी जब तक व्यक्ति अपने परिवार में रहेगा तब तक सुख संपन्नताएं रहेंगी और उसको सभी सुख साधन मिलेंगे। उसके बाद भी जहाँ भी व्यक्ति विवाह के पश्चात जाएगा वहाँ भी सभी प्रकार के सुख साधन अर्जित हो जाएंगे। तो ये बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत मजबूत है। मंगल और शुक्र कुंडली के एकादश, कहते हैं एकादश भाव में कोई भी ग्रह पहुँचे वो वृद्धि कराता है, वो उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। अब मंगल वहाँ पे पहुँचे, मंगल कौन है, पंचमेश। पंचमेश का एकादश में जाना आपकी एजुकेशन को बढ़ा रहा है, या कह सकते हैं आपकी एजुकेशन के द्वारा आपको प्राप्तियाँ दे रहा है कि जी मैंने अपनी एजुकेशन की, मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन की और उससे मैंने प्राप्त किया, उससे मैंने इनकम की, जैसा आप वर्तमान में नौकरी कर भी रहे हैं। तो ये मंगल उस लिहाज से अच्छा है। मंगल पंचमेश होकर एकादश भाव में है और दूसरे घर को भी देख रहा है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन धन प्राप्ति के लिए एक अच्छा योग हो गया है।
शुक्र एकादशेष होकर एकादश भाव में ही है, जो मंगल के साथ धन योग बना रहे हैं। यानी जीवन में मंगल या शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा आएंगी तो आपके जीवन में पद प्राप्ति, प्रमोशन या तरक्की का समय वो होगा। अब मैं बात करूंगा सूर्य राहु बुध के योग की। देखिए, सूर्य अगर राहु के साथ 9वें घर में हो तो अच्छा नहीं होता। कहते हैं सूर्य राहु जब डिग्री कली क्लोज हो, 26 डिग्री का सूर्य, 25 डिग्री का राहु, ये क्लोज हैं, ये है ग्रहण दोष। सूर्य के ऊपर राहु केतु ने ग्रहण लगाया। वो ग्रहण दोष कहाँ लगा? भाग्य स्थान में। भाग्य बनाने के लिए संघर्ष। वो ग्रहण लगा पिता स्थान पे। पिता के साथ संबंधों में मतभेदता देने का योग। इस योग के कारण देखा जाता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये कॉम्बिनेशंस धीरे धीरे करके पिता की बातों को अवहेलना करने वाला भी होता है, या जातक जीवन में पिता का सुख उतना नहीं ले पाता किसी न किसी कारण से, चाहे वो बाहर रहना शुरू कर दे, चाहे नौकरी करनी शुरू कर दे, या कहीं दूर चला जाए। लेकिन सूर्य राहु का योग 9th हाउस में हो तो अच्छा नहीं होता, खास तौर पे इतना ज़्यादा क्लोज हो तो ये ग्रहण दोष होता है। अब बुध भी उसके साथ है। अब दशम का मालिक नवम में है तो राजयोग है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। वहीं सप्तम का मालिक नवम में है, विवाह के पश्चात भाग्योदय भी कराता है। लेकिन ये ग्रहण दोष में लिप्त भी है, इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए कुछ चिंता देता है कि कुंडली मिलान करके विवाह करें तो बेहतर है, क्योंकि सप्तम भाव से के ऊपर तो कोई अशुभ प्रभाव इस कुंडली में है नहीं। सप्तम भाव का मालिक बुध नवमांश कुंडली में तीसरे घर में बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है। ये दिखाता है कि विवाह करने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी विवाह जो होगा अधिकतम मैं समझता हूँ 40 से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर विवाह हो जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में विवाह के पश्चात व्यक्ति कहीं दूर चला जाता है, ऐसा भी हम मानते हैं। तो कॉम्बिनेशंस तो कुल मिला के हॉरोस्कोप में जो देखे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इसकी क्या स्थिति है। नवमांश कुंडली में देखें, लगन का मालिक मंगल दूसरे घर में केतु के साथ। कहते हैं लगनेश दूसरे घर में राहु केतु अक्ष पे हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलचाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट्स कराता है। सिर्फ बोलचाल के तौर पे, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं। सप्तम भाव का मालिक शुक्र है, वह 9th हाउस में है, सूर्य के साथ है, बढ़िया है। अब ये पंचमेश और सप्तमेश जब एक साथ कुंडली में 9वें घर में बैठे हों और यहाँ भी पंचमेश पंचम को देख रहा हो तो ये कॉम्बिनेशंस जीवन में मैरिड लाइफ के अंदर लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने मनपसंद विवाह करने का इच्छुक होता है या कह सकते हैं जानकारी में विवाह होना या लव मैरिज होने के अच्छे खासे कॉम्बिनेशन मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में राहु की महादशा इनको चल रही है। राहु 9th हाउस में सूर्य के साथ व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, और वहीं राहु सूर्य के साथ है तो ये कॉम्बिनेशंस वैचारिक मतभेदता को बढ़ा सकता है, पिता पुत्री के बीच में संबंधों को खराब कर सकता है। वहीं जातक अपने भाग्य को बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। राहु नवमांश में मंगल की राशि में, मंगल दूसरे घर में है, तो ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है। ये मैरिज शादी कराने में तो ये कॉम्बिनेशन भी सक्षम है। दशमांश कुंडली को देखिए, दशमांश में राहु सूर्य फिर से पंचम भाव में है। ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनली तो ठीक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मिक संतुष्टि के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, आत्मिक चिंतन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जहाँ एक तरफ आप काम करते रहते हैं वहीं दूसरी तरफ आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी वर्तमान की जो उम्र है वो 24 साल है। आपको चल रही है राहु में शनि की दशा। उसके बाद आपके जीवन में आएगी राहु में बुध की दशा, जून 23 से जनवरी 26। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा होगी। बुध आपकी कुंडली में सप्तमेश होकर 9th हाउस में है और यहाँ बुध देखता है, यानी ये वो समय है जिस दौरान विवाह होगा, जून 23 से जनवरी 26।
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जानकारी में विवाह होगा या लव मैरिज होगी। वो कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। दशमांश कुंडली में बुध 12वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा है। यही वो समय है जब व्यक्ति प्रोफेशनली दूर जाएगा। यही वो समय है जून 23 से जनवरी 26 जो जातक अपने जीवन में घर से दूर जाके काम करेगा, या कह सकते हैं ऐसे समय में जातक को विदेश में काम करने का मौका मिलता है, विदेश में नौकरी करने का मौका मिलता है। आपको उस दौरान ट्राई करना अवश्य चाहिए, वह समय आपके लिए बेहतर है। वर्तमान में राहु में शनि की दशा जॉब चेंज की तरफ इशारा दे रही है, क्योंकि शनि दशमांश कुंडली में अष्टम भाव में है। इसलिए हो सकता है वर्तमान में कार्यरत कंपनी में आपको माहौल पसंद ना आए, या आपका मन ना लगे, या कभी कभी जब प्लैनेट 8th हाउस में होता है तो छटनी होनी शुरू हो जाती है कि भी कंपनी वाले जो हैं वो लोगों को कुछ निकाल रहे हैं, तो उस चीज़ का सामना आपको आगे करना पड़ सकता है, लेकिन आपको दूसरी जॉब फिर मिल भी जाएगी। इसलिए आने वाले समय में थोड़ा सा एकाग्र होकर कार्य करें, क्योंकि आने वाला समय जून 23 तक का जो समय है वो आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रोफेशनली क्राइसिस देने वाली हो सकती है। इसको कहते हैं अचानक से कार्य क्षेत्र में डाउनफॉल आने का योग। आपकी कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी से संबंधित कोई मजबूत योग मुझे अभी तक नज़र नहीं आए हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी मिलती भी है तो कोई उच्च स्तर की नौकरी नहीं मिलती दिखाई दे रही है। शादी कब होगी वो मैंने आपको बता दिया, विदेश योग भी आपको मैंने बता दिया। आपका बृहस्पति का लगन है और आपने पुखराज, माणिक और पन्ना तीनों रत्न पहने हुए हैं। पन्ना तो आपको पहनना ही नहीं है, माणिक भी आपने पहना हुआ। माणिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पुखराज से भी ज़्यादा माणिक पहनने की सलाह आपको दूंगा, क्योंकि पुखराज आपकी कुंडली में नीच का ग्रह है, वक्री भी है, चंद्रमा के साथ भी है, मंगल से दृष्ट भी है। पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर यही है कि आप माणिक पे ज़्यादा जोर दें कि माणिक पहने, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आने वाले समय में अभी राहु की दशा है, राहु स्ट्रगल आपसे कराएंगे, कार्य क्षेत्र करते रहेंगे, प्रोफेशनली लाइफ चलती रहेगी, नौकरी मिलती रहेगी। लेकिन अभी जून 23 तक थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आने वाला समय प्रोफेशनली आपके लिए इतना ईजी नहीं होने वाला है, चाहे आपको राहु में शनि की दशा हो, चाहे आपको राहु में बुध की दशा हो, क्योंकि बुध भी आपकी कुंडली में दशमांश में द्वादश भाव में है। इसलिए बहुत आसान नहीं है आपकी राह आने वाले समय में प्रोफेशनल। करना क्या चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो अवश्य करें ही करें, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण दोष है भाग्य स्थान को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ रुद्र गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह है रुद्र गायत्री मंत्र। इस रुद्र गायत्री मंत्र की कम से कम 1 या 2 माला रोजाना रुद्राक्ष की माला से करें। पहले आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, फिर रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें। ये पूजा लगातार करने से आप अपने आने वाले समय में सभी परेशानियों, दुविधाओं, कष्टों को दूर कर लेंगे। आपके द्वारा की गई पूजा से ही आपका भला होगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।